हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सना। आज हम आपको क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ाएंगे। हमारा मेन मोटिव बायोलॉजी की क्लास 11th की एनसीईआरटी को, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं, उन्हें इजी से समझाना। तो क्लास शुरू करते हैं। बायोलॉजी 11th एनसीईआरटी हिंदी माध्यम, चैप्टर 1। नाम क्या है चैप्टर का? जीव जगत। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टॉपिक 1.1, जीव क्या है। तो फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखते हैं कि अर्नेस्ट मेयर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उसमें से ये वाली लाइन थोड़ी ठीक ठाक इम्पोर्टेंट है, बाकी इतना कुछ है नहीं उसमें। तो अर्नेस्ट मेयर को 20वीं शती का डार्विन कहा जाता है। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, जीवों के चारित्रिक तथा सुस्पष्ट अभिलक्षण। तो जो हमारा चैप्टर है वो चारित्रिक और सुस्पष्ट अभिलक्षणों को बताएगा, जिनका वर्णन नीचे किया गया है। तो पहला अभिलक्षण है वृद्धि। वृद्धि यानी ग्रोथ। ये जीवों का चारित्रिक अभिलक्षण है, किंतु सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है। दूसरा हमारा अभिलक्षण है जनन यानी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जीवों का चारित्रिक अभिलक्षण है, किंतु सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है। थर्ड अभिलक्षण है उपापचय। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। तो आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टर्म्स को भी याद कीजिए, धीरे धीरे आपको वो याद होती चली जाएगी। तो ये चारित्रिक अभिलक्षण है और सुस्पष्ट अभिलक्षण भी है। फोर्थ पे आ जाएगा चेतना। चेतना यानी कॉन्शियसनेस। यह चारित्रिक अभिलक्षण है और सर्वाधिक सुस्पष्ट अभिलक्षण है किसका? जीवों का। तो बारी बारी से इन अभिलक्षणों का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट पे हम देखते हैं वृद्धि। वृद्धि यानी ग्रोथ। फर्स्ट पॉइंट है सभी जीव वृद्धि करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वृद्धि कितने प्रकार की होती है। तो द्वियुग्मी अभिलक्षण है पहले नंबर पे भार में वृद्धि, जीवों के भार में वृद्धि। सेकंड है कोशिका की संख्या में वृद्धि। अब पहले को समझते हैं कि भार में वृद्धि कैसे। तो जब आप बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो आप धीरे धीरे मोटे होने लग जाते हैं, इसको कहेंगे भार में वृद्धि होना। या कोई इंसान लगातार बहुत ज़्यादा भोजन कर रहा है तो धीरे धीरे वो मोटा होने लग जाता है, इसको कहते हैं उस जीव के भार में वृद्धि होना। सेकंड है कोशिका की संख्या में वृद्धि होना। जैसे एक जीवाणु को किसी पोषक माध्यम में रखते हैं तो धीरे धीरे वो अपनी कोशिका की संख्या बढ़ाने लग जाता है, तो इसको कहते हैं कोशिका की संख्या में वृद्धि। ये दोनों क्या है? वृद्धि के प्रकार है। फिर चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पादपों में वृद्धि का प्रक्रम कैसा होता है? तो इसे समझते हैं कि क्या पादप जीवन भर वृद्धि करते हैं या निश्चित आयु तक वृद्धि करते हैं। तो पादपों में वृद्धि का प्रक्रम जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रम है। जब तक पादप जिंदा है तब तक वो लगातार वृद्धि करते रहेंगे। ये वाला इम्पोर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पहले एग्ज़ाम में भी आ चुका है। जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं पॉइंट, वो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। सेकंड है जंतुओं में वृद्धि का प्रक्रम कैसा। तो जो जीव होते हैं, जंतु मतलब एनिमल्स, उनमें क्या होता है? एक निश्चित आयु तक ही वृद्धि होती है। तो जंतु में होने वाली वृद्धि क्या है? निश्चित आयु सीमा तक होने वाला प्रक्रम है। फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। अधिकांश उच्च कोटि के पादप तथा प्राणियों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। क्यों है विशिष्ट घटना? क्योंकि उच्च कोटि के जो जीव होते हैं और पादप होते हैं, उनमें क्या होता है? वृद्धि और जनन दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं, वो दोनों पृथक पृथक घटनाएं हैं। फिर चलते हैं निम्न कोटि के जीवों में या एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि तथा जनन पर्यायवाची है। यानी ये वाला साइन किसको दर्शाता है? पर्याय को। तो इनमें क्या होता है? ये चाहे वृद्धि करें या जनन करें, इनमें दोनों वृद्धि और जनन पर्यायवाची के रूप में देखते हैं। तो जैसे एक जीवाणु
या एक अमीबा ले लीजिए उदाहरण के रूप में, वो एक अमीबा 1 से 2 अमीबा में बट रहा है, तो 1 से 2 होना कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, और पेत्रक अमीबा से 2 संतति कोशिकाएं बनना, ये क्या हो गया उसमें अलैंगिक जनन। तो इसलिए वृद्धि और जनन को पर्याय कहा गया है। फिर 5th पॉइंट पे चलते हैं। इस प्रकार वृद्धि जीवों का चारित्रिक अभिलक्षण है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। 6 पॉइंट पे चलते हैं। भार में वृद्धि अभिलक्षण के आधार पर वृद्धि को जीवों का सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं मानते हैं, कि जो भार में वृद्धि होती है इसी वजह से जो वृद्धि है उसको सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं माना गया है, क्योंकि इसका एक कारण है, निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। उदाहरण के रूप में पर्वत, गोलाश्म, रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं। जैसे जैसलमेर के टीले होते हैं रेत के, उनमें क्या होता है, एक छोटा टीला था, थोड़ी देर बाद हवा आई तो वो बड़े टीले में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो रहा, उसके भार में वृद्धि हो रही है। तो इनकी वृद्धि मतलब निर्जीवों में वृद्धि क्या होती है, सतह पर पदार्थों के एकत्रित होने के कारण होती है। इसी वजह से जो वृद्धि है उसको अपन जीवों का सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं मानते हैं, केवल चारित्रिक अभिलक्षण मानते हैं। फिर आ जाएगा नोट देखिए, एक्स्ट्रा है ये। वृद्धि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये ना मतलब ऐसा है कि आप अभी बड़े हो तो आप जब पैदा हुए थे वापस वैसे शिशु नहीं बन सकते। आपकी वृद्धि मतलब स्टेबल है, और आगे आप वृद्धि कर सकते हो, लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते वृद्धि को, वापस वयस्क से शिशु नहीं बन सकते। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे टर्न करते हैं इसको। सेकेंड अभिलक्षण आ जाएगा हमारा जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। थोड़ा इंग्लिश टर्म भी याद कीजिए हिंदी के साथ साथ। फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका, जनन जीवों का चारित्रिक अभिलक्षण है, यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेकेंड पॉइंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाली जो मेथड्स है और इसके एग्जाम्पल है वो सारे पिछले एग्ज़ाम में आए हैं, तो इनको प्लीज़ रट लीजिए या याद कर लीजिए। तो जीवों में अलैंगिक जनन की विधियाँ और उसके उदाहरण। फर्स्ट विधि है अलैंगिक बीजाणु विधि। अलैंगिक बीजाणु विधि के उदाहरण हैं कवक और शैवाल। सेकेंड विधि है कलिका निर्माण। कलिका निर्माण को इंग्लिश में कहते हैं बडिंग के उदाहरण में कौन कौन से जीव आ जाएंगे, निम्न कोटि के जीव जैसे हाइड्रा और यीस्ट। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में बहुत सारी लाइन्स हैं, 3-4 पेज की, पर मैंने शॉर्ट आउट करके सिर्फ 2 पेज कर दिए हैं। थर्ड विधि आ जाएगी वास्तविक पुनरुद्भवन या पुनर्जनन लिखा है एनसीईआरटी में, पर वो पुनरुद्भवन एक ही है। ट्रू रीजनरेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रू रीजनरेशन। इसका उदाहरण हो जाएगा अलैंगिक विधि है वास्तविक पुनरुद्भवन। ये किस में पाया जाता है, प्लेन एरिया क्या होता है, चपटाक्रमी। जैसे एक प्लेन एरिया है उसको अपन छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना उन टुकड़ों से अलग अलग अमीबा पैदा हो जाएंगे। जैसे प्लेन एरिया उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे अपन ने एक प्लेन एरिया के 3 टुकड़े करे हैं तो उन तीनों से नए प्लेन एरिया उत्पन्न हो जाएंगे। इसको कहते हैं वास्तविक पुनरुद्भवन। फिर आ जाएगा 4th नंबर पे तंतुमय विखंडन। ये वाला बहुत लाइन टू लाइन छाप देते हैं पेपर में, तो इसको तो याद ही कर लेना। तंतुमय विखंडन ये पाया जाता, तंतुमय विखंडन विधि पाई जाती है फंजाई में, तंतुमय शैवाल में, तथा जो मोस होता है ना मोस, उसका प्रथम प्रोटोनिमा तंतु। ये मोस हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो सब क्लियर हो जाएगा आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तब। थर्ड पॉइंट देखिए, एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु, एक कोशिकीय शैवाल और अमीबा, इनमें क्या होता है, जनन तथा वृद्धि एक दूसरे के पर्याय होते हैं। या तो जनन बोल लो या वृद्धि बोल लो, ये क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची है। 4th नंबर पे आ जाएगा जनन जीवों का सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है। इसका क्या कारण है, कुछ ऐसे भी जीव है जो जनन नहीं करते, इसी वजह से क्या है, ये सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है।
समझ में आ रही बात। इसके उदाहरण हो जाएंगे जो जनन नहीं करते इन जीवों के, खेचर या खच्चर या म्यूल। और सेकंड पे हो जाएगा बद्ध कामगर मधुमक्खी या श्रमिक मधुमक्खी। थर्ड पे हो जाएगा अनवर मानव युगल। अब देखिए मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है रानी मधुमक्खी, दूसरी होती है ड्रोन जो क्या होता है मेल होता है, और थर्ड होती है श्रमिक मधुमक्खी। तो इसमें दे रखा है बद्ध कामगर मधुमक्खी जो जनन नहीं कर सकती है, इसी वजह से इसको जनन को जीवों का सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं माना है। थर्ड अभिलक्षण है अपना उपापचय। उपापचय को इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट पॉइंट है सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। सेकंड पॉइंट है सभी पौधों, प्राणियों, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रियाएं होती है। थर्ड पॉइंट है किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रिया नहीं होती। तो यहाँ पे आ गया किसी भी, ये जो सभी किसी भी, अधिकांश, ऐसी जो लाइनें होती है ना, इनको अच्छे से पढ़ा करो और टिक करा करो, क्योंकि जो ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना तब कंफ्यूजन पैदा हो जाता है और जल्दी में सिली मिस्टेक हो जाती है। तो थर्ड पॉइंट है किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रिया नहीं होती है, इसी वजह से उपापचय क्रियाएं निरपवाद मतलब बिना किसी अपवाद के जीवों के चारित्रिक यानी कैरेक्टरिस्टिक और विशिष्ट यानी डिफाइन अभिलक्षण के रूप में परिभाषित है। इसीलिए जो यहाँ पे मैंने ना टिक कर रखा था ना उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, ये थे चारित्रिक अभिलक्षण और सुस्पष्ट अभिलक्षण। ठीक है, तो वापस से उसी पेज पे आ जाते हैं। फोर्थ अभिलक्षण आ जाएगा अपना चेतना। चेतना को कहते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का प्रथम पॉइंट देखिए, चेतना सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें बता रखा है कि ये सबसे डिफाइन मतलब बहुत सुस्पष्ट है और किंतु कॉम्प्लेक्सिव अभिलक्षण है, फीचर है। सेकंड पॉइंट है चेतना, यानी इसमें आप चेतना कह लो अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपन हो। पर्यावरण के उद्दीपन जैसे भौतिक हो सकते हैं, रासायनिक हो सकते हैं तथा जैविक हो सकते हैं, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना सम्मिलित है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत है या स्वचेतन है, सेल्फ कॉन्शियस है, ओनली ह्यूमन। फिर आ जाएगा फोर्थ नंबर पे चेतना जीवों का चारित्रिक अभिलक्षण तथा सबसे सुस्पष्ट अभिलक्षण है। सबसे सुस्पष्ट अभिलक्षण है, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है और इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाएगा नीचे जो लास्ट था इस टॉपिक का लास्ट, उसमें बायोलॉजी की डेफिनेशन दे रखी है 2। तो फर्स्ट डेफिनेशन में कहा है पृथ्वी पर जैविक विकास की कथा बायोलॉजी है। सेकंड में कहा है पृथ्वी पर जीव विज्ञान की कहानी बायोलॉजी है। और ये वाली जो लाइन है वो ऐसे के ऐसे पहले वाले पेपर में आई हुई है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये कहती है जीव स्व प्रतिकृति यानी खुद की रेप्लिका बना सकते हैं जनन के माध्यम से। विकासशील यानी समय के साथ साथ हमारा धीरे धीरे विकास होता है। स्वनियमनकारी, इसको समझते हैं हम कि अभी जैसे बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, हम बाहर निकलते हैं तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो शरीर क्या करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना बहाने लग जाएगा ताकि टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो सके। इसको कहते हैं स्वनियमन। तो स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। तो ये लास्ट हो गया और एनसीईआरटी को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, जो मेन आती है और अभी तक मैंने देखा है पिछले पेपर में ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। और एक नोट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि जो कोशिकाएं होती है, कोशिका से मिलके उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग बनते हैं और अंगों से अंग तंत्र बनते हैं। यानी जो सेल होती है, सेल का ग्रुप बनाता है टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप से बनते हैं ऑर्गन और ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ये यहाँ तक हो गया। फिर चलिए वापस से इस टेबल पे। तो अब आपको समझ में आ गए होंगे वृद्धि के बाद आपको रिप्रोडक्शन के बाद मेटाबॉलिज्म के बाद कॉन्शियसनेस। तो ये चारित्रिक अभिलक्षण, सुस्पष्ट अभिलक्षण, ये चारों चारित्रिक अभिलक्षण हैं, किंतु वृद्धि और जनन सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है। उपापचय और चेतना
सुस्पष्ट अभिलक्षण हैं। तो अगर यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। बाय।